पड़ लग सकती है और कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी भोगना पड़ सकता है। ध्वनि या आवाज प्रकृति की एक अनुपम देन है। सारे जीव जंतुओं के लिए एक माँ जब अपने बच्चे की आवाज पहली बार सुनती है तो उसके कानों में एक मधुर रस सा घुल जाता है। आवाज या ध्वनि का एक निश्चित पैमाना होता है। इस निश्चित पैमाने से ही सुरीली और कर्कश आवाज की पहचान होती है। इस पैमाने से अधिक या कम आवाज को मनुष्य सुन नहीं सकता। आवाज की पिच हर्ट्ज में नापी जाती है। एक सामान्य मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। आवाज की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। मनुष्य 0 डेसिबल से लेकर 85 डेसिबल तक की आवाज सहज सुन सकता है। यही आवाज अगर 85 डेसिबल के ऊपर चली जाए तो शोर बन जाती है और अनेक बीमारियों का कारण बन जाती है। मशीनीकरण इंसान पर इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि इसका शोर इंसान को बहरा बना रहा है। इसके बावजूद हम सचेत नहीं हुए हैं और ऐसी मशीनों और उपकरणों को लगातार प्रयोग में ला रहे हैं जिससे सुनने की क्षमता से कई गुना ज्यादा ध्वनि पैदा हो रही है। मोटर कार की आवाज और उनके तीव्र ध्वनि वाले हॉर्न, हवाई जहाज की तेज आवाज, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम में प्रयोग होने वाले लाउड स्पीकर हमारे आसपास ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। इस प्रदूषण से तनाव, अनिद्रा, एंजाइटी, कानों की नसों का सूख जाना, चिड़चिड़ापन, टिनिटस यानी कानों का सुन्न हो जाना जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ये पृथ्वी केवल मनुष्यों की ही नहीं, जीव जंतुओं की भी है जो कि आवाज किसी भी माध्यम से सुनते हैं। तेज आवाजों से पृथ्वी के जीव जंतुओं को भी परेशानी होती है और कभी-कभी तो उनका हार्ट फेलियर भी हो जाता है। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MS Dhoni will collect the World Cup trophy. The party begins in Mumbai. क्या आप जानते हैं, ये वर्ल्ड कप हमारी झोली में ऐसे ही नहीं गिरा। हर मैच में खेले गए हर शॉट और हर बॉल का इंपॉर्टेंस था, तब कहीं जाकर वर्ल्ड कप हमारा हुआ। लेकिन इससे बढ़कर भी एक मैच है, वो है चुनाव। 18 साल होते ही अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाएं और वोट डालने के लिए तैयार हो जाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व विदेश सचिव समेत शीर्ष खुफिया अफसरों के साथ की नगरोटा एनकाउंटर की समीक्षा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि विगत 2-3 दिनों से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली से जुड़े प्रदेश के जिलों में भी बढ़ी मरीजों की संख्या। प्रतापगढ़ सड़क हादसे में बारात से वापस लौट रही बोलेरो खड़े ट्रक से टकराई, 14 लोगों की हुई मृत्यु। वहीं हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में 11 लोगों की हुई मौत। प्रशासन जांच में जुटा। और पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है छठ का त्योहार। आज अस्ताचलगामी सूर्य को छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं अर्पित करेंगी अर्घ। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और शीर्ष खुफिया अफसरों के साथ नगरोटा एनकाउंटर पर समीक्षा बैठक की। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी 26/11 की वर्षगांठ पर एक आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। बताते हैं कि बीते गुरुवार तड़के हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकवादी एक ट्रक में चिप करा रहे थे और चेकिंग के लिए रोके जाने पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान जवानों ने ट्रक को विस्फोट से उड़ा दिया। इसके बाद आतंकी पास के जंगल की तरफ भागने लगे। 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन से जुड़े 4 आतंकवादियों का मुठभेड़ में ढेर करना और उसके साथ बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटों की बरामदगी ये संकेत देती है कि तबाही फैलाने का आतंकियों के मंसूबे को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है। हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और दक्षता का प्रदर्शन किया है। उनकी सतर्कता ने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के खिलाफ की जा रही नापाक साजिश को हराया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना संक्रमण के 24 घंटे के मामलों की जानकारी देते हुए कहा कि विगत 3-4 दिनों में एक्टिव इन्फेक्शन के मरीजों की वृद्धि दर्ज की गई है। 24 घंटों में 2858 नए प्रकरण सामने आए हैं। 2220 मरीज 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,357 है। वहीं अब तक 4,91,131 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 94.08 है। वहीं अब तक 7,500 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने लगभग 3 करोड़ घरों में जाकर 14 करोड़ 22 लाख लोगों से संपर्क करके संक्रमण की जानकारी प्राप्त की है। 7 जनपद ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा केसेस आए हैं। तो जो अगल बगल के प्रांत में या जो दुनिया के अन्य देशों में जो एक सेकेंड वेव आई हुई है, तो वैसा हमारे प्रदेश में न हो, हमारे प्रदेश में केसेस न बढ़ें, इसके लिए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक बहुत आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें। अगर चिकित्सकों का परामर्श भी प्राप्त करना है और कोई बहुत आकस्मिकता नहीं है, तो घर बैठे ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग करिए और चिकित्सकों की राय घर बैठे प्राप्त करिए। जितना आवश्यक हो उतना ही निकलें घर से बाहर। अब तक 1,60,009 इलाकों में 4,58,444 टीम दिवस के माध्यम से 2,90,43,327 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 14,22,22,649 है। तो ये जो सर्विलांस का कार्य होता है, ये इसीलिए होता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई लक्षण आ रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर कोरोना से संक्रमित होने का संदेह है, तो उसकी पहचान जल्दी से कर ली जाए और उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए।
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का असर उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में दिल्ली से आने जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, जिसके कारण इन जनपदों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली समेत एनसीआर की चिकित्सीय सुविधाओं पर भी दबाव पड़ रहा है। कई जिलों में रैंडम चेकिंग कराई जा रही है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें, इसके लिए सरकार काम कर रही है। हमारे जो एनसीआर के बाकी के जनपद हैं उनमें हो रहा है और ये असर संक्रमण फैलने का भी है और ये असर दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से मेरठ तक जाने वाले हमारे लोगों पर भी है। और एनसीआर की जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, ये दिल्ली में संक्रमण का फैलना उस पर भी बहुत दबाव डाल रहा है, इसलिए हमको बहुत सावधानी से रहना है। जिला प्रशासन द्वारा रैंडम चेकिंग कराई जा रही है दिल्ली से आने जाने वालों की और उनमें भी मरीज मिले हैं जो संक्रमण से प्रभावित लोग मिले हैं, इसलिए हमें अपने क्षेत्र में सबको सावधानी बरतनी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की जरूरत आज बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए जन आंदोलन के बाद आज लखनऊ में काफी संख्या में लोग मास्क लगाकर ही निकलते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लापरवाही करने से बाज नहीं आते हैं। लखनऊ में जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास सिंह ने, देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने एक जन आंदोलन चालू किया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसके लिए हम देखते हैं लखनऊ में, हम हैं आईटी चौराहे पर और यहाँ काफ़ी व्यस्तम चौराहा है ये। यहाँ पर आने जाने वालों को अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। थोड़ी सी सावधानी ही आपको कोरोना से बचाव कर सकती है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस बात को लोग क्या समझते हैं, कैसे लेते हैं, इस बातों को आइए जानते हैं। आप लोगों ने मास्क क्यों लगाया है, क्या अहमियत है मास्क लगाने की? हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर हमें भी कोरोना होता है तो पहली बात तो हमारी फैमिली को नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा, उसके साथ साथ और कितनों को भी हो सकता है जिनसे हम मिलेंगे, जहाँ पे हम जाएंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए मास्क। और एक है हमारी सेफ्टी, हाँ हमारे मतलब एक हमारी लाइफ का पार्ट हो गया है कि हमें लगा कर ही चलना है मास्क हर जगह। मास्क पहनना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी सेफ्टी है और दूसरों की भी सेफ्टी है, तो इतना तो प्रिकॉशन ले ही सकते हैं हम। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए हमें इतना प्रिकॉशन लेना ही चाहिए। आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क ये है नहीं, अच्छा। लगा लिया। नाक वाक में बांधते नहीं है क्यों? नहीं, अभी बांधे थे, निकल गया। भैया आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क लगा लेंगे पहले। तो लोग कोई ना कोई बहाना जरूर करते हैं, लेकिन इन बहानों से ऊपर उठकर लोगों को सोचना होगा कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री के इस जन आंदोलन में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। प्रॉपर सावधानी बरतते रहें, मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाए रखें और साबुन पानी से हाथ धुलते रहें। विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है।
हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसेंसील, KMC लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत, नवजात शिशु की देखभाल के साथ आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल है तो कल है परियोजना समेत 23 परियोजनाओं का शिलान्यास 22 नवंबर को करेंगे। मिर्जापुर में 9, सोनभद्र में 14 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री का दौरा तय हो गया है। विंध्य क्षेत्र में पानी को लेकर गर्मी के दिनों में संकट रहता है और पीने वाले पानी के लिए लोग कई किलोमीटर की यात्रा करके पानी लाते हैं। ऐसे में ये योजना इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। दोनों जनपदों के लोगों को इसके ही साथ कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विंध्य क्षेत्र को एक बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोनभद्र और मिर्जापुर के 22 पेयजल परियोजना, हर घर जल योजना को उस दिन मूर्त रूप देंगे और उसका शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा और हमको लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे बड़ी परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र जी सबके द्वारा और महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम संपादित होगा। मिर्जापुर में हमारी 9 स्कीमें हैं और सोनभद्र में हमारी 14 स्कीमें हैं। इस तरीके से कुल 23 स्थानों पर 23 स्कीमें बनाई गई हैं और जिससे हम मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जिलों को आच्छादित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने स्नातक परिषद और शिक्षक परिषद के चुनाव की तैयारी का वाराणसी में जायजा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस चुनाव में भी विजय तय है। काशी की जो आज बैठक थी काशी क्षेत्र की, और उससे बहुत स्पष्ट है जो हमने तैयारी दिखी है कि स्नातक और शिक्षक दोनों क्षेत्रों में जो एमएलसी का चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निश्चित रूप से विजयी होंगे। जो तैयारी हमने देखी है, जो समीक्षा हमने की है दोनों जगह, और उससे लगता है कि प्रयागराज भी और काशी दोनों ही क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे। बिहार का चुनाव हो या देश में उपचुनाव हो या यूपी का चुनाव, एक बात साबित कर दिया कि संपूर्ण देश आज मोदी जी के नीतियों का समर्थन कर रहा है और जो हमारे विरोधी हैं उनके जो खोखले वादे हैं, उनके जातिवादी और सांप्रदायिक नारे हैं, सबको देश की जनता ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी के विकास के परचम को लहराया है। प्रतापगढ़ में बारात से बारातियों को लेकर लौट रही बोलेरो जीप खड़ी ट्रक में पीछे से टकरा गई, जिसके कारण बोलेरो में सवार 14 लोगों की मृत्यु हो गई। गाड़ी में 8 पुरुष और 6 बच्चे सवार थे। इन सभी लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बोलेरो नवाबगंज इलाके के शेखपुर से लौट रही थी कि रात लगभग 12 बजे मानिकपुर थाना के देशराज इनारा के पास पीछे ट्रक में घुस गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने गाड़ी को जेसीबी की मदद से बाहर निकलवाया। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी को काटकर शवों को बाहर निकाला जा सका। सभी मृतक कुंडा कोतवाली जिरगापुर के रहने वाले थे। यहीं के संत राम यादव के बेटे की बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में दुख जाहिर करते हुए शोक संतृप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित की हैं तथा प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस तरह की घटनाएं पिछले साल भी सहालक के समय में बड़ी संख्या में हुई थी। सहालक के दौर में बोलेरो चलाने वाले अधिकतर लोग अनुभवी नहीं होते हैं, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं ओवरलोडिंग भी एक बड़ी समस्या है, जिसको प्रशासन को रोकना पड़ेगा। आज दिनांक 19 नवंबर को रात्रि लगभग 11:45 बजे थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया।
और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। जनपद हापुड़ की गंगा नगरी ब्रिजघाट 48 घंटों में 11 लोगों की जहरीली शराब से सेवन से मौत होने की संभावना से पुलिस प्रशासन सख्ते में है। मुख्यमंत्री कच्ची शराब के मामले में काफी कठोर रुख अपना रहे हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को अवैध नकली शराब से हुई मृत्यु में हटा चुके हैं। शासन की इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए कटिबद्ध दिखाई पड़ रहा है। इन मौतों से जिला प्रशासन पर उंगलियां उठती दिखाई पड़ रही हैं। एडीएम और एएसपी ने ब्रिजघाट पुलिस चौकी पहुंचकर मृतकों के परिजनों से बात की तथा मृत्यु के कारणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अभी तक इन मौतों में बीमारी और हृदय गति रुकने का कारण बता रहे हैं, लेकिन गांव और परिवार के लोग इन मौतों को शराब से होना मान रहे हैं। दारू पीने के कारण हुई थी, लेकिन 9 बजे के बाद में उनके मुंह से झग से आने लगी थी। तो झग आने के कारण क्या है, मतलब जब दारू नहीं ही मानो अगर पी तो उसके वो थोड़ी नहीं है, तो वो दारू के ही तो कारण हुई थी। किस कारण? 3-4 दिन में ब्रजघाट में लगभग 14 लोग मर चुके हैं। इनमें से 2 तो नेचुरल डेथ है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से मरे हैं कि जैसे कुछ जवान हैं, कुछ ठीक ठाक थे, कोई बीमारी नहीं थी, तो सभी ने शराब पी थी और उसके बाद सभी मरे हैं ये लोग। इस संबंध में कोई जांच नहीं हुई, ना किसी का कोई रिपोर्ट दर्ज की गई, ना किसी का कोई पोस्टमार्टम हुआ, बल्कि 2 लोग लावारिस मिले हैं, उनका भी नहीं हुआ, वो भी ऐसे जला दिए गए हैं यहाँ पर। कल 6 डेथ की सूचना थी और आज 5 डेथ की सूचना है। कल की जांच की गई थी जिसमें से 4 लोग बीमारी से डेथ हुई है, हार्ट अटैक से। हार्ट में हुआ था, दवा चल रही थी काफी। और आज जो है डेथ हुई है उसमें एक व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई है, इसके परिजनों ने बताया है। एक व्यक्ति 3 दिन से बीमार था, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्लड टेस्ट उन लोगों ने कराया था जिसमें उनको टाइफाइड और हड्डी के फीवर की बात सामने आई है। 2 व्यक्तियों की डेथ की बात है जो अज्ञात में हैं, उनके बारे में भी पता नहीं चल पाया उनका डिटेल क्या है कैसे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16-17 में कुछ मौतें हुई हैं। 6 लोगों की सूचना कल मुझे मिली थी, जिसमें हम सभी लोग यहाँ प्रशासन के लोग भी और पुलिस प्रशासन के लोग भी, मैं स्वयं भी यहाँ अपने स्टाफ के साथ यहाँ उपस्थित रहा। और जो परिजनों ने जो बयान दिया है स्थानीय थाने पर, चाहे हम लोगों के सामने, उससे बात स्पष्ट ये नहीं हो पाई कि क्या पूरी तरह से स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत जो है शराब पीने से हुई है अथवा किसी प्रकार के शराब पीने से अथवा जहरीली शराब पीने से हुई है। उन्होंने जो बयान दिया उससे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारणों से और बहुत से लोगों की बीमारी से, हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से, इस तरह से मौतें हुई बताई गई। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। अरे वाह, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राजधानी लखनऊ में हर्षोल्लास के साथ छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग आस्था के महापर्व के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रतियों द्वारा पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को व्रतियों ने दिन भर उपवास रखकर शाम को भगवान भास्कर को जल अर्पित किया। जल अर्पण के बाद छठ व्रतियों ने गंगा घाट पर ही रोटी और खीर से खरना का प्रसाद बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के बावजूद छठ पर्व का उत्साह और उल्लास कमजोर नहीं पड़ा है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए श्रद्धालुओं से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
चाहूँगा 3 दिन पहले ही मैंने जिलाधिकारी ने नगर निगम का आयुक्त ने हम लोगों ने सभी घाटों का निरीक्षण किया था। वहाँ पर सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग आदि की जो भी इंतजाम होने थे उनकी समीक्षा करके निर्देश दिए थे। और मुझे आज देख के प्रसन्नता हो रही है कि सब जगह जो व्यवस्था अपेक्षित थी सब व्यवस्था की गई है। कोविड बढ़ती आ रहे हैं, सुरक्षित माहौल में जैसे पूजा कर रहे हैं और साथ ही साथ वे कोरोना के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला छठ पर्व में तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ देने और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इसका पारण किया जाता है। आज वाराणसी में छठ पर्व की व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। महिलाएं पानी में खड़ी होकर डूबते हुए सूर्य का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही सूर्य अस्ताचलगामी हुआ, लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ देना शुरू कर दिया। वाराणसी के शास्त्री घाट पर हजारों की संख्या में जुटी महिलाओं ने डूबते भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इस दौरान मुंह पर मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बड़ी संख्या में जुटी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। अर्घ देने वाली महिला संध्या ठाकुर और सोनम वर्मा ने कहा कि पहले दिन नहाय खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन व्रत रहकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का पारण किया जाता है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जी, हमारे यहाँ छठ बहुत लोग उत्साह से मनाते हैं और ये 4 दिनों का पर्व होता है। पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन जिस दिन हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और सुबह हम लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। जी जरूर, छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है, हमारी भी पूरी हुई है। हम इस बात को मानते हैं कि छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है। आज छठ का महापर्व है और हम लोग पूजा करने के लिए शास्त्री घाट पे आए हुए हैं। अभी संध्या की बेला है, अर्घ दे दिया गया है। इसमें 3 दिनों का त्यौहार होता है। 3 दिनों में पहले दिन पूरा व्रत रहा जाता है, शाम को खाया जाता है, खीर खाया जाता है, फिर पूरे दिन दूसरे दिन पूरे दिन का व्रत रहा जाता है। उसके बाद तो सुबह का अर्घ दे करके फिर कुछ पालन किया जाता है। आजमगढ़ में लोक परंपरा और आस्था का महापर्व छठ आज बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें व्रतधारी महिलाओं द्वारा नदी व सरोवरों पर शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए नदी और सरोवरों में धार्मिक भाव से खड़ी समर्पित हैं। जैसे ही सूर्य देव अस्ताचलगामी हुए, अर्घ देना शुरू कर दिया। वहीं अगले दिन शनिवार को प्रातः उदीयमान सूर्य को देव को अर्घ दिया जाएगा। मनोकामना पूरी करने व परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए जाने वाला ये पर्व पिछले 3 दिन नहाय खाए के साथ शुरू होता है। घाटों की व्यवस्था देख रहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने बताया कि प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से कोविड-19 के मानकों का पालन करने के लिए अपील की जा रही है। ये श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी है कि वो ठंडे जल में ज्यादा देर तक खड़े न हों, अपने घर के बुजुर्ग या बच्चों को यहाँ पर न लाएं, मास्क का प्रयोग करें और कम समय घाटों पर व्यतीत करके घाटों से लौट जाएं। तो यहाँ पर अलाउ किया गया है, लेकिन ये उनकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगा कर रखें और जो अगर यदि घर में कोई बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उन्हें यथासंभव ना लाएं घाटों पर, क्योंकि ठंडा पानी है, उसमें नहाएंगे और ठंड के मौसम में यदि बीमार होते हैं तो कोरोना से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो जो वल्नरेबल व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हो गई हैं, 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, वो यदि इस बार घर से ही छठ का पर्व मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और यथासंभव कम समय घाटों पर व्यतीत करके अपने घर को लौटें, यही मेरी अपील होगी लोगों से। देख रहे हैं जितने भी घाट हैं, घाट वाइज हम लोगों ने प्रॉपर ड्यूटियाँ लगाई हैं यहाँ पे और हर घाट पे क्योंकि महिलाओं का मेन त्यौहार है तो महिला पुलिसकर्मी भी सादे में और वर्दी में दोनों में लगाया गया है ताकि किसी महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई घटनाएं न होने पाएँ। साथ ही साथ सारी महिलाएं आती हैं तो चेंज स्नैचिंग आदि घटनाएं न हो, तो सादे में हम लोग महिला और पुलिसकर्मी दोनों लगा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई भी घटनाएं किसी भी अपनी न घटने पाएँ। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे घाटों पे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कुछ मास्क कोशिश करेंगे हम रखवाएं यहाँ पे ताकि जो बिना मास्क के आते हैं उनको मास्क भी बांटा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के मौके पर बाराबंकी में अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे और किशोरों ने सीधे अपने जिले के अधिकारियों से संवाद स्थापित किया। महिला कल्याण और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत जिले के हर ग्राम और ब्लॉक स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के नेतृत्व में बच्चों और किशोरों की सुरक्षा व मानसिक स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर संवाद किया गया।
विद्यालयों में भी बच्चों के अधिकार पर क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। पेंटिंग में बच्चों ने तरह तरह के स्लोगन लिखे और उनके अर्थ को भी बखूबी समझाया। साथ ही इस कार्यक्रम में बच्चों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से संवाद किया और अपने अधिकारों के बारे में जाना। हमने यहाँ सीखा कि लड़का और लड़की में जो भेद होता है तो उसे कैसे सुधारें। दूसरा हमारे राइट्स पे था, हमारे क्या राइट्स हैं। पहला तो एजुकेशन, पर अच्छा प्रोग्राम है ये, हमें इसको सीखने को मिल रहा है। बच्चों को उनके अधिकार बताने के लिए है कि बच्चों को अगर अधिकार पता होंगे तो शायद वो अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकेंगे जो अपने मांग नहीं कर पा रहे। अगर हम अधिकारों की बात करें तो स्कूलों में हर जगह मुझे लिखा होता है कि बाल अधिकार हैं, लेकिन जब हम बच्चे को पूछते हैं तो बच्चों को ही नहीं पता है कि हमारा अधिकार क्या है। जैसे कि हम शिक्षा को लेकर कहते हैं कि एक बच्चे को उतना ही अधिकार है जितना एक दूसरे बच्चों को अधिकार मिलता है। अगर हम परिषदीय विद्यालय की बात करें तो वहाँ पे अगर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है या वहाँ पे बच्चों को जूते दिए जा रहे हैं या बच्चों को वहाँ पे जो भी दिया जा रहा है वो चीज़ें देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है जो एक बच्चा घर में रह रहा है उसको भी शिक्षा का अधिकार है, वो भी विद्यालय जाए और उन चीज़ों को ले। शासन स्तर से तमाम सारे जो बच्चों के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जो बाल अधिकार दिवस पर हमारे जितने भी बच्चे हैं इनको वास्तव में अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है और इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं इनको भी और आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा सरकार का एक अभियान चल रहा मिशन शक्ति, जिसमें खासकर बच्चों को और जो महिलाओं को जो है जागरूक करना है। इसमें कई इस तरह की स्कीम चलती हैं, जैसे कि कोई महिला या बालिका कहीं परेशान है, दिक्कत में है और उसे पुलिस सहायता चाहिए तो डायल 112 या 1090 1098 ये नंबर मिला करके तुरंत मदद ले सकती हैं। बहराइच के आईपीएल चीनी मिल जरवल रोड के नवीन पेराई सत्र का सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा उद्घाटन किया। पेराई सत्र के अवसर पर मंत्री ने डोंगा पूजन और बैलगाड़ी का पूजन कर प्रथम किसान को अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित भी किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष चीनी मिल अपनी पेराई क्षमता के अनुरूप कार्य करने के साथ जब तक किसानों के खेतों में गन्ना रहेगा, गन्ना किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मिल प्रबंधक अरुण कुमार भाटी ने बताया कि हमारी चीनी मिल आज से पूरी क्षमता के साथ गन्ने की पेराई करेगी। भुगतान के मामले में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके रहेगी। किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। किसान यूनियन नेता ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि चीनी मिल का पेराई सत्र समय से शुरू हो गया है। जनपद की ये पहली चीनी मिल है और यह किसानों को राहत हमेशा देती रही है। इसमें आज पेराई सत्र का प्रारंभ आज हो रहा है, जहां किसानों के लिए गन्ना का पेराई सत्र प्रारंभ हो जाता है। किसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसको गन्ना भी उठेगा, पैसा भी मिलेगा, खेत भी खाली होगा, आगे की योजना भी बनाएगा। हम किसानों से आग्रह करेंगे, यहाँ इनकी गारंटी है कि सबका गन्ना पेरेंगे और सबको सही समय पर पैसा देंगे, लेकिन जल्दबाजी न करें, अपने उसका प्रतीक्षा करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Dhoni will collect the World Cup trophy. The party begins in Mumbai. क्या आप जानते हैं ये वर्ल्ड कप हमारी झोली में ऐसे ही नहीं गिरा। हर मैच में खेले गए हर शॉट और हर बॉल का इंपॉर्टेंस था, तब कहीं जाकर वर्ल्ड कप हमारा हुआ। लेकिन इससे बढ़कर भी एक मैच है, वो है चुनाव। 18 साल होते ही अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाएं और वोट डालने के लिए तैयार हो जाएं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री।
समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।